हेलो एवरीवन, दिस इज ममता पूनिया। महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मैनेजमेंट का टॉपिक जो 20 नंबर का है और उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। बिना फालतू का टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। सीधी बात, नो बकवास, कम टू द पॉइंट। देखिए, सबसे पहले लीडरशिप, ठीक है, या फिर नेतृत्व, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो लीडरशिप है या फिर जो लीडर है उसमें फर्क क्या होता है। ठीक है, दोनों में एक तो अपने को फर्क पता करना है, या फिर अगर हिंदी में कहूँ तो जो अपने नेतृत्व हो गया और या फिर जो है नेता हो गया, इसमें फर्क क्या रहता है। देखिए, कोई भी समूह है, मान लीजिए ये समूह है, ठीक है, ए, या फिर ये समूह है ए, ये बड़ा समूह है, मान लीजिए ये समूह है बी और ये छोटा है। ठीक है, तो कोई भी समूह है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब हम उसका संगठन करते हैं ना, कि मान लीजिए इस समूह का हमने संगठन कर दिया या फिर हमने इस समूह का संगठन कर दिया, तो उस समूह का संगठन जब हम करते हैं तो हमारी चीज में, हमारे ध्यान में ये रहता है कि वो किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति करे या फिर वो किसी ना किसी लक्ष्य को जो है वो फुलफिल करे। समझ रहे हो आप ये बात? तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी है कि कोई भी जो है समूह है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो समूह छोटा हो, उसका संगठन करते टाइम हमारे माइंड में क्या रहता है कि वो किसी ना किसी लक्ष्य की जो है वो पूर्ति करे। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, जब उस समूह को, मान लीजिए ये समूह है, ठीक है, तो इसको कोई ना कोई नियंत्रण करेगा, उसको कोई ना कोई कंट्रोल करेगा, उसको कोई ना कोई दिशा भी देगा। ठीक है, तो उसको कोई ना कोई दिशा भी देगा, तो वो जो इंसान उस समूह को जो दिशा देता है और जो उस पे नियंत्रण करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम कहते हैं नेता, या फिर हम उसको कहते हैं लीडर। ठीक है, समझ के। अब उसके बाद में क्या होता है कि वो जो समूह है और वो समूह जो किसी उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है, उसके अंदर उस नेता की जो भूमिका है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नेतृत्व। आई होप आपको समझ आया होगा, दोनों में आपको फर्क पता चल रहा होगा कि नेता और नेतृत्व में फर्क क्या है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं कि हमें अब नेतृत्व की परिभाषाएं देखनी है और हमें जो है इसका पूरा का पूरा रट्टाफिकेशन करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप रट के समझें या समझ के रटें, दैट इज अप टू यू, बट देन यू हैव टू डू इट एनी हाउ। ओके, कैसे करना है, कब करना है, दैट इज योर चॉइस, बट आपको अल्टीमेटली यू हैव टू डू रट्टाफिकेशन। ठीक है, रोट लर्निंग इज मस्ट भाई। ओके, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्ज आर टेरी की। ठीक है, तो जॉर्ज आर टेरी जो है वो क्या कहते हैं? ये टेरी जो है ना भाई, इन टेरी को याद कर लेना, वरना पेपर में ऐसे ऐसे लगेगा आपको टर टर की कानों में आवाज आ रही है। ठीक है, तो क्या हमें क्या करना है, ये जो टर टर की आवाज है ना, ये पेपर के अंदर ना आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे कि हम टेरी नाम के थिंकर को ही याद कर लेंगे, पेपर में आपके कानों में टर टर की आवाज ना गूंजे। ठीक है, और टेरी जो थिंकर है उसी का नाम आपके दिमाग में आए, इसलिए हम टेरी नाम के थिंकर को ही याद कर लेते हैं। ये मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ताकि आपको ध्यान में रहे कि थिंकर कौन सा है। थिंकर के नाम याद करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट हम तो होशियार है और हम तो ये याद करके रहेंगे। ठीक है, और हमें तो सिलेक्शन चाहिए, तो हम तो कर लेंगे। ये जो टेरी है ना, ये क्या कहते हैं कि लीडरशिप क्या है, नेतृत्व क्या है? एक योग्यता है। लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये तो ऑलमोस्ट सारे ही थिंकर कहते हैं। तो आप ना एक पॉइंट, जो वर्ड्स है ना उनको पकड़ो। ये क्या कहते हैं कि लीडरशिप क्या है? एक योग्यता है। अब आप जब ये परिभाषा लिखो ना तो एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप इनको ना टुकड़ों में बांट लो। पहला इसने क्या कहा है कि योग्यता है। ठीक है, लीडरशिप क्या है? योग्यता है। दूसरी उसने क्या बोली है कि जो लोगों को उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करती है। मैंने आपको ये बताया कि कोई भी समूह होता है उसका संगठन ही किसी उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। समझ गए आप? तो ये जो है ना, अब उद्देश्य तो हमें फुलफिल करना है, गाइड कौन करेगा? लीडर करेगा, है ना, नेता करेगा।
अब इसने क्या बोला कि ये जो है ना लीडरशिप, नेतृत्व, ये एक ऐसी योग्यता है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई जो नेता होता है ना, वो किसी उद्देश्य की पूर्ति करवाने के लिए क्या करता है कि कोई भी जो दूसरे इंसान है उनको स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब क्या, स्व इच्छा, खुद की इच्छा से वो लोग कार्य करने को रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। समझ गए? मान लीजिए आपके कोई लीडर है, उन्होंने ये बोला कि हमें जो है तिरंगा झंडा जो है लगाना है। आप क्या करेंगे? खुद की स्वयं की इच्छा से हो जाएंगे ना तैयार? हुए ना तैयार? यही यही टेरी बताना चाह रहे हैं कि ये एक योग्यता है। तो अब आप आगे आगे क्या लिखो कि इसमें क्या होता है कि स्वेच्छा से कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। आपको एक होमवर्क देती हूँ, आप एक काम करो, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट लीडर कौन है, और वहां पर ही आप मेरे को बताओ कि क्या कारण है कि वो आपका फेवरेट लीडर है। एक लाइन के अंदर आप मेरे को बताओ। और आप मुझे ये भी बताओ कि अगर मैं आपको लीडर बना दूं तो क्या योग्यताएं हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए एक लीडर बनने के लिए। ठीक है? और आप मेरे को ये भी बताओगे कि मैं जितनी भी लीडर की परिभाषाएं आपको बताऊंगी, लीडरशिप की, नेतृत्व की, आप ये बताओ कि कौन सा ऐसा थिंकर है जिसकी परिभाषा आपको सबसे अच्छी लगी है। ठीक है? और आज के बाद में वो आप परिभाषा कभी नहीं भूलोगे, वो मुझे थिंकर का नाम आप लिख के बताएंगे। चलो उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा थिंकर, लिविंगस्टन। ठीक है? तो भाई ये क्या है? लिविंगस्टन हमारा है वो दूसरा थिंकर है, लिविंगस्टन। देखो दोस्तों, वैसे तो हम क्या करते हैं, एक हमारी लिविंग होती है, ऐसे मान के चलो कि हम लिव करते हैं। ठीक है? तो लिविंग है, और मान के चलो कि हम स्टोन के पास में रहते हैं। स्टोन मतलब पत्थर होता है, लिविंग मतलब रहना होता है। ठीक है? तो लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो याद करना है। तो भाई मैडम आप ऐसे लिविंग और स्टोन ये सब हमें क्यों बता रहे हो? देखो बच्चों, अगर ये बताऊंगी नहीं ना तो फिर ये लिविंगस्टन आपके थोड़े दिन में लिविंगस्टन की जगह खाली टन ही बचेगा, मतलब दिमाग से गायब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है ना कि पूरा का पूरा लिविंगस्टन हम ऐसे तुक्केबाजी में कैसे भी करके हमें तो हमारा उद्देश्य तो याद करना है। जैसे संगठन, जब हम किसी समूह का संगठन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो किसी उद्देश्य की पूर्ति करे। हमारा क्या है कि हमें याद करना है। तो ये लिविंगस्टन है, ये लिविंगस्टन भाई साहब क्या कहते हैं, लिविंगस्टन जी क्या कहते हैं, बार बार मन में बोलो, लिविंगस्टन भाई साहब क्या कहते हैं। ये भाई साहब पहले तो कहते हैं कि मुझे याद कर लेना अच्छे से। फिर हमने बोला कि क्या याद करें आपने, इसने कहा कि मैंने बताया है कि नेतृत्व एक योग्यता है। आप बोलोगे कि भाई साहब ऊपर टेरी साहब थे, वो भी ऐसे थोड़ा टर कर रहे थे कि लीडरशिप योग्यता है, तो हम इसको क्यों याद करें। तो भाई ये कहते हैं कि चलो ये कॉमन चीज है, इसको आप फिर भी छोड़ दो, ये तो सब में ही आएगा, पर आगे की चीज तो याद करो, वरना जब पेपर में आएगा कि निम्न में से किसकी कौन सी परिभाषा है जो लिविंगस्टन ने दी है, तो फिर आप सही कैसे करोगे, तो याद तो करना पड़ेगा। ठीक है? तो उसके बाद में जो अन्य लोगों में किसी सामाजिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। देखो हर किसी इंसान का फोकस किसी ना किसी चीज पे रहता है। लिविंगस्टन, क्योंकि हम समाज में लिव करते हैं, आप मान के चलो हम समाज के अंदर लिव करते हैं, तो इसने क्या कहा, इसका फोकस सामाजिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करता है। ठीक है? सामाजिक, ये समाज पे फोकस कर रहा है। जब सामाजिक उद्देश्य का अनुसरण करने की कोई इच्छा जागृत करवाए ना, ऐसा नेतृत्व, ठीक है, ऐसा नेतृत्व मतलब ऐसे नेता की ऐसी भूमिका जहां पर सामाजिक उद्देश्य का अनुसरण जो है करने की इच्छा जागृत करे, समाज की इच्छा, समाज के लिए कुछ करने की। ठीक है? तब हमें क्या होगा, इस लीडर का नाम बताना है कि लिविंगस्टन आ जाएगा भाई। समझ गए? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। लिविंगस्टन आप कर दोगे? ठीक है? देखो सबसे पहले टेरी है, टेरी में तो क्या होगा, स्वेच्छा से कार्य करना होगा। ठीक है? और उसके बाद में जो है दूसरा थिंकर है लिविंगस्टन। लिविंगस्टन के अंदर हमें क्या फोकस करना है कि जो अन्य लोगों में किसी सामाजिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है, मतलब हमें सामाजिक उद्देश्य का अनुसरण करना है, इस चीज पे हमारा फोकस रहना चाहिए। आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं, मुर्रे। देखिए दोस्तों, बचपन के अंदर आपने है, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा शायद ही हो, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो आई कैन नॉट से, बट बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपने मुरमुरे तो जरूर खाए होंगे आंगनवाड़ी के, और आप आंगनवाड़ी में ही सुपरवाइजर बनने वाले हैं। तो भाई ये मुर्रे जी को अगर आप भूल गए ना, तो भूल जाना कि आपको मुरमुरे बंटवाने का कभी मौका मिलेगा। समझ गए? तो मुरमुरे अगर आप चाहते हैं ना कि आप जब चेकिंग करने जाइए और कार्यकर्ता मुरमुरे बांटे, तो इन मुर्रे जी को याद कर लेना, वरना आपको मुरमुरे बंटवाने का मौका तो, या फिर जांच करने का कि मुरमुरे का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मुरमुरे
वाला काम आप कभी कर नहीं पाओगे। तो हम तो है मुर्रे को याद करेंगे, ठीक है, मुर्रे, है ना। मुर्रे क्या कहता है, ये कहता है कि ये एक ऐसी योग्यता है जो व्यक्तियों को नेता द्वारा, ठीक है, ये क्या कहता है कि एक ऐसी योग्यता है जो व्यक्तियों को नेता द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये क्या कहता है मुर्रे, कि जो व्यक्तियों को, जैसे मान लो कि आप लोग व्यक्ति हो सारे के सारे, ठीक है, तो व्यक्तियों को नेता द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, कि एक जो पर्टिकुलर वे होता है ना, कि इस हिसाब से अपेक्षित एक जो विधि होती है कि आप इस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, ये उस पे फोकस करता है कि मुर्रे नेतृत्व को एक ऐसी योग्यता मानते हैं जो व्यक्तियों को नेता द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। समझ गए आप ये चीज। मुर्रे क्या कहते हैं कि अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपेक्षित विधि, अब देखो सबसे पहले में क्या है, स्वेच्छा, ठीक है। दूसरे थिंकर ने क्या बोला है, जो अपने टेरी भाई साहब ने तो स्वेच्छा बोला है, ठीक है। दूसरे लिविंगस्टन ने क्या बोला है कि सामाजिक उद्देश्य, ठीक है, सामाजिक उद्देश्य, ठीक है। तीसरे जो अपने मुर्रे हैं, मुर्रे ने क्या बोला है कि अपेक्षित विधि, ठीक है, अपेक्षित विधि। अब आपको क्या करना है, अपेक्षित विधि, आपको तो क्या करना है, इन शब्दों को पकड़ना है, इन शब्दों को पकड़ो। ये जब शब्द आपको डेफिनेशन में दिखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे, समझ गए। तो ये हमें करना है। चलो उसके बाद में आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, ग्लोवर है। देखिए ग्लो, फेस पे ग्लो होता है ना हमारी, है ना। आप स्माइल करें, कई बार कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कई बार आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको देखते ही आपके फेस पे ग्लो आ जाता है। वैसे आप कितना भी महंगा कॉस्मेटिक खरीद लें, 2-3 हजार के प्रोडक्ट खरीद लें, पर वो ग्लो नहीं आता है। पर हर किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है जिसको देखते ही फेस पे ग्लो आ जाता है, स्माइल आ जाती है। पर हमें उस ग्लो से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। हमारे फेस पे ग्लो कब आएगा, जब हम ग्लोवर की डेफिनेशन याद करेंगे, तब हमारे फेस पे ग्लो आएगा। क्यों, क्योंकि तब हमारा सिलेक्शन होगा। तो हमें फेस पे ग्लो लाने के लिए क्या करना है, ग्लोवर जी की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, जब हमारा फेस ग्लो करेगा ना, तो ये वर्बुर भी अपने आप आ जाएंगे और ये सब हो जाएगा, सीन सिलेक्शन भी हो जाएगा, सब मामला सेट हो जाएगा। तो ग्लोवर में हमारे फेस को क्या करना है, हमें ग्लो करना है, ठीक है। ग्लो कब होगा, जब हम ग्लोवर की परिभाषा याद करेंगे। तो ग्लोवर जी क्या कहते हैं, ग्लोवर जी ये कहते हैं कि नेतृत्व जो है वो एक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। ग्लोवर क्या कहते हैं कि जो लीडरशिप है वो मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हिस्सा नहीं होता तो जो लीडरशिप और नेतृत्व वाला पार्ट है वो कभी मैनेजमेंट टॉपिक के अंदर 20 नंबर में शामिल ही नहीं करते। शामिल किया है क्योंकि महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर इस बात को बताया किसने है, वो बताया किसने है, जॉन जी ग्लोवर के अनुसार नेतृत्व क्या है, प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण क्या है, एक पद है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें आपको बहुत सारे वर्ड याद रखने हैं, ठीक है। योग्यता तो हर कोई बताता है, लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है कि सृजनशीलता, ठीक है, सृजनशीलता, ओके, ये हमें फोकस करना है। इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पेपर में परिभाषा किसने दी है। दूसरी चीज क्या है कि पहल शक्ति। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या मेरी राइटिंग पहले से सुधरी है, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की कुछ तो सुधरी होगी, पता नहीं, ये शक्ति, ठीक है। उसके बाद में सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति, सहानुभूति। तो ये जो है ना, सृजनशीलता हो गया, पहल शक्ति हो गया, सहानुभूति हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि जिसकी सहायता से संगठन प्रक्रिया में मनोबल का निर्माण होता है। मनोबल मतलब क्या कि मोटिवेशन, ठीक है। मनोबल, मनोबल होता है ना कि आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं कुछ ना कुछ जो है आपको मोटिवेट करती रहती हूँ, जिससे आपका मनोबल बढ़ता रहे, ठीक है। तो ये मनोबल का निर्माण कर लोगों का विश्वास, सहयोग एवं कार्य करने की, ये विश्वास हो गया, विश्वास, ठीक है। उसके बाद में सहयोग हो गया, कार्य करने की तत्परता प्राप्त की जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सबको करके हम क्या करते हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। तो हमें जब ये सारे शब्द मिलेंगे ना, तो आप समझ जाओ कि वो कौन सा लीडर है भाई हमारा, वो जॉन जी ग्लोवर है। वैसे भी ग्लो कब आएगा, जब आप सृजनशीलता करेंगे, पहल शक्ति करेंगे, सहानुभूति, मनोबल, विश्वास, फलाना ढीमका, ये सब, ठीक है। तो ये भाई हमें ध्यान में रखना है, आप इसको इग्नोर ना करें, वरना जो है हो सकता है कि अधीनस्थ बोर्ड आपको इग्नोर कर दे, समझ गए।
इसलिए हमें इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करना है ना। हम फालतू के इधर उधर की रील्स को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो 72 सीटों में एक सीट हमारी पक्की करनी है और वो हम करके रहेंगे, है ना। उसके बाद में जो है ना, आप आगे चलिए, ओड वे टीड, ठीक है। तो ओड वे टीड भाई साहब क्या कहते हैं, ये क्या होता था ना पहले, ऐसे 5-6 साल पहले की बात है, ऐसे पूरे गांव के अंदर टिड्डी टिड्डी आ गई थी, आपको पता हो तो, है ना। तो तब क्या हुआ ना कि ऐसे मान के चलो कि टीड भाई साहब ने कहा कि भाई अब जब आप इतनी टिड्डी की बात कर रहे हो, तो क्या आप मैं टीड हूं, तो क्या आप मेरी बात नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते मेरे लिए, अरे भाई 2 नंबर में आ जाऊंगा मैं, है ना। तो हमने सोचा कि टीड जी हम आपको बिल्कुल याद करेंगे और बहुत एकदम शिद्दत से याद करेंगे, गलत नहीं करेंगे आपको। इन्होंने क्या कहा कि जब अगर आप मेरे को मतलब इग्नोर नहीं करेंगे तो मैं बताता हूँ कि मैं गुणों की बात करता हूँ। टीड ने क्या कहा, टिड्डी में तो कोई धिल्ले का गुण नहीं होता है, वो तो फसलों को खराब करती है, बट बात यहाँ पर टिड्डी की नहीं टीड की हो रही है। तो वहां तो गुण नहीं है, पर यहाँ तो गुण ही गुण है, हमें उन गुणों की बात करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, उन गुणों की बात करनी है। ये गुणों की बात कौन कर रहा है, टीड भाई साहब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं करूंगी ना तो फिर आपको याद नहीं होगा। मैं टिड्डी से ऐसे लिंक कर रही हूँ, मुझे पता है कि प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रही हूँ, बहुत सारे हर जगह गलत कर रही हूँ। अगर मैं सही करूंगी ना तो आप पेपर में भूल जाओगे। मैं प्रोनाउंसिएशन इस चीज को, आप अब मैच्योर हो, आपको इतना पढ़ना आता है, बट अगर मैं ऐसे नहीं बोलूंगी ना तो पेपर में आप गड़बड़ करके आ जाओगे। फिर अब कमेंट सेक्शन में ये मत बोल देना कि मैडम आपको पढ़ना नहीं आता है, मुझे सब आता है, ठीक है। मुझे पता है कि क्या है ये शब्द, क्या टीड है, क्या टिड्डी है, ये है वो है ग्लोवर, सब ठीक है। तो आपके सहूलियत के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, ओके। ये है तो आप देख सकते हो, नेतृत्व क्या है, गुणों के संयोजन का नाम है, जिसके होने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने में योग्य होता है, विशेषकर उसके प्रभाव से लोग स्वेच्छा से कार्य कर सकने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे गुण होते हैं, वो जब गुण होते हैं ना तो उनके बेसिस पर क्या होता है ना कि कोई लीडर है वो लोगों से काम करवा सकता है, वो गुण उसकी क्वालिटी होती है। तो इसने गुण पे फोकस किया है, किसने किया है, ओडवे टीड ने किया है, ठीक है। उसके बाद में नेतृत्व की अगर हम मुख्य विशेषताएं देखें ना तो वो हमें ब्रीफ के अंदर जो है आप ये लोग पढ़ लेना, लेकिन शॉर्ट में नोट्स बनाना आप, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो अपने नेतृत्व की विशेषताएं हैं, पहला क्या है, अनुयायियों को एकत्रित करना, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपकी लीडर हूं और मेरी लीडरशिप है, तो लीडरशिप की कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी, समझ गए। वो विशेषताएं क्या होगी, विशेषता ये है कि अनुयायियों को एकत्र करना है। अनुयायी यहाँ पर कौन होंगे, आप लोग। देखो मैं आपकी लीडर नहीं हूँ, बट फिर भी एक बार के लिए आप मान के चलो जब तक ये टॉपिक चल रहा है कि भाई आपकी लीडर कौन, मैं, मेरी एक लीडरशिप की क्वालिटी है, इस लीडरशिप की विशेषता कुछ होनी चाहिए। उसमें क्या होगा कि मैं जो है अनुयायियों को एकत्रित करूंगी। मैंने एकत्रित कर लिया, एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया वुमेन सुपरवाइजर 2025 के नाम से, जो आप लोगों को मिलता नहीं है, आप बार बार बोलते हो मैडम लिंक नहीं मिल रहा, तो आप सुपरवाइजर ममता नाम से सर्च कर लो, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अनुयायियों को एकत्रित किया, कहाँ किया, ग्रुप के माध्यम से किया, समझ गए। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाकर सुपरवाइजर ममता नाम से, और क्या किया, अनुयायियों को एकत्रित किया। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए विशेषताएं। दूसरा क्या है कि वो आचार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। क्या मैं आपके आचार और व्यवहार को, आचरण और सॉरी व्यवहार को प्रभावित नहीं कर रही हूँ। मैं जब बोलती हूँ कि 11 बजे तक आप मुझे इस टॉपिक से, अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप क्या करेंगे ना, नेतृत्व से मुझे हर एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन जिसके 4 MCQ हो और उसका आंसर साथ में लिखा हुआ हो, आप मेरे को PDF जो है पेज पे लिख के आप मेरे को भेजेंगे, पक्का भेजेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका ये टॉपिक पूरा हो जाए, उससे क्या होगा ना, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा काम करना लगेगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि यार एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो क्या सोच के बनाता है, तो आप आलतू फालतू की चीजें जो है उस पर कम फोकस करोगे, ठीक है। अगर आप सिंसियर है तो आप ये पक्का काम करेंगे। आप ये लीडरशिप टॉपिक पूरा होने के बाद में हर स्टूडेंट मुझे 1 या 2 MCQ अपनी सहूलियत के हिसाब से, जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो बना के मेरे को भेजेंगे। उसके बाद में क्या है कि पारस्परिक संबंधों पे वो फोकस करता है। वो क्या करता है कि पारस्परिक संबंधों पे फोकस करता है। क्या करता है वो कि पारस्परिक संबंध, जो लीडर है और अनुयायी है उसके बीच में संबंध कैसे होते हैं उस पे उसका फोकस रहता है। संबंधों पे अगर आप फोकस नहीं करोगे, अगर मैं यही नहीं ध्यान रखूंगी कि मेरे और आपके बीच में संबंध कैसे हैं, तो क्या ये काम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। फिर मतलब मैं आपकी जरूरतों को ध्यान में नहीं रखूंगी, आप फिर मेरी बात क्यों मानेंगे, बताइए ना। अब मैं यहाँ पर IAS का पढ़ाने लग जाऊं, क्या आप मेरे को देखने आएंगे,
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी जरूरतों को ध्यान में रखती हूँ कि मैं आपको जो चाहिए वो टॉपिक यहाँ पर करवाती हूँ। और मेरी जरूरत क्या है कि भाई अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दो, लेकिन आप वो नहीं करते हो, है ना, क्योंकि आपके हाथों में दर्द हो जाता है उससे। ठीक है, तो उसके बाद में जो है ना, ये नेतृत्व की हमारी प्रमुख विशेषताएं होगी। उसके बाद में हम आगे चलते हैं नेतृत्व के कार्य। ठीक है, नेतृत्व के कार्य के अंदर आप देखिए कि सबसे पहले कौन है कि नेतृत्व के कार्यों के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। इसका मतलब क्या कि सब में ना ऐसे नहीं है कि सारे थिंकर एक साथ आए और उन्होंने बोल दिया कि भाई ये फलाना दिन का कार्य है और बस काम खत्म। नहीं, उनमें ना सिमिलरिटी नहीं है, अलग अलग बताते हैं। जैसे मैकफॉरलैंड नाम का एक थिंकर है, ठीक है, मैकफॉरलैंड नाम का एक थिंकर है। ऐसे जमीन होती है ना, जमीन होती है तो ठीक है, और जमीन को अपने इंग्लिश में लैंड कहते हैं, तो मैकफॉरलैंड करके आप ऐसे तुक्केबाजी में याद कर लो। ठीक है, अब देखिए कि ये मैकफॉरलैंड ने कहा कि नेतृत्व के कार्य क्या होते हैं, लीडरशिप के कार्य कौन कौन से होते हैं, उस चीज को उन्होंने बताया। तो इन्होंने कहा कि समूह के लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपकी लीडर हूं, मैं क्या करूंगी, जो आपका समूह, अरे कहाँ गया भाई, ओके, हाँ, तो क्या होगा ना कि समूह के जो है समूह लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, प्लानिंग योजना बनाते हैं, ठीक है, कि कैसे कब क्या करना है। ठीक है, नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अधीनस्थों का मतलब इसमें क्या हो गया, योजना मतलब क्या, प्लानिंग हो गया। ठीक है, तो प्लान करते हैं चीजें। ठीक है, ये दूसरा पी से पॉलिसी हो गया, पॉलिसी मेकिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, टारगेट क्या होगा वो ध्यान में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो अधीनस्थ है उनका मार्गदर्शन करते हैं। आप मेरे अधीनस्थ नहीं हो, बट जो भी लीडर होता है ना, उनके कुछ ना कुछ अनुयायी होते हैं, उन्हीं को अधीनस्थ की बात कर रहे हैं। उनको क्या करेंगे, मार्गदर्शन देंगे, एक डायरेक्शन देंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वालों देख लो, ठीक है, साथ में डायरेक्शन देंगे उनको। ठीक है, उसके बाद में कुशल कर्मचारियों का विकास एवं संरक्षण करते हैं, कार्य का मूल्यांकन करते हैं, अनुयायियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना। ठीक है, अनुयायियों के लिए क्या करते हैं, आदर्श, मतलब एक लीडर कैसा हो, ऐसा हो कि जो उसके अनुयायी जो है वो उसको आदर्श माने, कि भाई एक आइडियल, एक स्टैंडर्ड सेट कर दे कि भाई वाह क्या बात है। ठीक है, तो ये चीज है वो हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आगे चलते हैं कि नेतृत्व के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो नेतृत्व के बहुत सारे कार्य होते हैं। किसने बताया, ये नॉर्मन एफ वॉशबर्न। इसको आप कैसे याद करो कि आप जो है वो कपड़े वॉश कर रहे थे, धो रहे थे, कपड़े वॉश कर रहे थे, और तभी क्या हुआ ना, आप बर्न हो गए, ऐसे मान के चलो, आप बर्न हो गए, आप जल गए, आप धूप में बैठे थे, आप कपड़े वॉश कर रहे थे और आप बर्न हो गए, आप जल गए धूप से। तो ये जो वॉश बर्न करके एक थिंकर है, लेकिन इस वॉशबर्न का इनसे कोई संबंध नहीं है, ये वॉशबर्न एक थिंकर का नाम है। और वॉशबर्न जी ने क्या बोला भाई, कि ये जो है क्रियाओं की शुरुआत करते हैं, जैसे आप कपड़े धोने की शुरुआत करते हो ना, वॉशबर्न, है ना, वैसे क्रियाओं की शुरुआत करते हैं, ये आदेश देते हैं। ठीक है, संचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं एक संचार के माध्यम का प्रयोग कर रही हूँ, जब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपसे फोन पे बात करती हूँ तो वो भी एक संचार माध्यम का एक प्रयोग होता है। हम नियमों का पालन करते हैं, अनुशासन जो है वो बनाए रखते हैं, डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। इसीलिए मैं ग्रुप का जो वो होता है कि चैट बॉक्स है उसको हमेशा बंद रखती हूँ, वरना तो आपको पता है आप क्या तूफान ला देते हो, और यहाँ तो आप कुछ करते नहीं हो, मैंने आपको कितनी बार बोला है, फिर भी यहाँ तो आप नहीं करते। ठीक है, अधीनस्थों को सुनते हैं, आवश्यकताओं के प्रति सजग रहते हैं और सहायता प्रदान करते हैं। आप समझ गए, मतलब क्या ये सारे पॉइंट्स है आपको ध्यान रखनी है कि ये नॉर्मन एफ वॉशबर्न ने दिए थे। आप एक काम करें, आज आपकी जो भी दोस्त है जो इस चीज की तैयारी कर रही है, कोई ना कोई तो टच में होगी, उसको फोन करें और उसको बोलें कि नॉर्मन एफ वॉशबर्न ने क्या क्या चीजें बताई थी भाई, नेतृत्व की क्या क्या विशेषताएं बताई थी। ठीक है, या फिर मैकफॉरलैंड है उसने क्या बताई थी। अब उसको पूछो कि टेरी ने क्या परिभाषा दी थी, लिविंगस्टन ने क्या दी थी, ऑडवे टीड ने क्या दी थी, ग्लोवर ने क्या दी थी, समझ गए। उसके बाद में क्या है कि ये सब हो गया हमारा, हाँ जी, नेतृत्व के प्रमुख के कार्य क्या होते हैं वो हमें समझना है कि भाई कार्य क्या होते हैं, विस्तार से समझना है। देखिए, अधीनस्थों की भावनाओं को समझना, आपकी भावनाएं हैं कि मैडम प्लीज सिलेबस करवा दो, मैडम प्लीज पार्ट बी करवा दो। ठीक है, मैं आपकी अधीनस्थों की भावनाओं को समझना, मैं समझती हूँ ना, आप भी मेरी भावनाओं को समझे। ठीक है, अधीनस्थों की भावनाओं को समझना सबसे पहला है काम। आप मेरे अधीनस्थ नहीं है, मैं खाली याद करवाने के लिए बोल रही हूँ, कोई बुरा मत मान जाना कि ऐसे कैसे खुद को लीडर बोल दिया, नहीं भाई मैं कोई लीडर वीडर नहीं हूँ। ठीक है, उसके बाद में सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, सहयोग प्राप्त करना के अंदर क्या होता है
कि सहयोग प्राप्त करना, संगठन के उद्देश्य कर्मचारियों के सहयोग से ही पूरे होते हैं। मेरे चैनल का क्या उद्देश्य है कि मैं मैक्सिमम सिलेक्शन करवा पाऊं, दैट टू एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब मिनिमम क्या, इसकी तो एकदम जीरो कॉस्ट है, मतलब मेरा उद्देश्य क्या है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है। तो जो जो उद्देश्य होता है ना, वो फुलफिल कैसे होगा, जब आप लोग पढ़ाई करेंगे, आप लोग मेरे दिए हुए टारगेट्स को मानेंगे, आप लोग खुद पर भरोसा रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि सहयोग प्राप्त करना। तीसरा क्या है कि समन्वय एवं निर्देशन, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, एक दिशा निर्देश होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन अपने बीच में है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अनुशासन बनाए रखना, तो अनुशासन जो है ना, डिसिप्लिन अगर नहीं होगा ना तो कुछ नहीं है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि कल 11 बजे तक ये टॉपिक आप करके लाएं, तो लाएं, करें टॉपिक पूरा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि अनुशासन बनाए रखना, आदेश देना। क्या होता है ना कि नेता स्वयं कार्य ना करके अधीनस्थों से कार्य कराता है। अब भाई मैं खुद याद ना करके ऑब्वियसली आपसे ही कहूंगी कि भाई इसको याद करो, समझ गए, तो मैं तो आपसे ही करवाऊंगी ना। फिर प्रभावी संप्रेषण व्यवस्था, हम अपने बीच में अच्छा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, मैं आपके साथ में कम्युनिकेट करती हूँ ना, जब भी आप बोलते हो, आप मुझे फोन करते हो, मैसेज करते हो, जब भी मैं फ्री होती हूँ आपके साथ में बातचीत करती हूँ, उसी की बात कर रहे हैं। संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखना, निष्ठा होनी बहुत जरूरी है। आप यहाँ रखें निष्ठा, कहीं और रखें, बट एक संगठन के प्रति निष्ठा रखें। ये नहीं कि इधर भी कर रहे हो उधर भी कर रहे हो, 10 जगह हाथ पैर मार रहे हो, क्या सेंस बनता है। एक जगह देखो, अब यही जो चीज है, मान लीजिए कि मैं इसकी फीस रख दूं 1,001 या फिर 2,000 रख दूं, फिर आप क्या करोगे, फिर सडनली आपको लगेगा कि यार ये तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जब मैं फ्री में करवा रही हूँ तो आप लोग आराम से बैठे रहते हो कि ये तो अवेलेबल है ही, किसी दिन मेरे मन में आ गया ना तो मैं यूट्यूब से डिलीट कर दूंगी ये, और बाद में फिर बैठे रहना। फिर आपको लगेगा कि अल्लाह अल्लाह ये क्या कर दिया। हो सकता है मेरे मन में आ जाए कि यार यहाँ पर सिर्फ पॉडकास्ट रिलेटेड चीजें ही रखती हूँ, इसको हटाओ, तो फिर अगर मैंने डिलीट कर दिया तो आप क्या करोगे। इसलिए आप जब मैं अपलोड करूं तो इसको पढ़ लिया करो, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, सहयोग की प्राप्ति, तो क्या होगा ना कि सहयोग मिलना बहुत जरूरी है, सहयोग नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। सहयोग की प्राप्ति है, शक्ति का प्रयोग करें आप, ठीक है, और समन्वय एवं आदेश। उसके बाद में देखिए अनुशासन, मैंने बार बार बोल दिया वो जरूरी है। उच्च समूह मनोबल का विकास, मोटिवेशन वगैरह ये बहुत जरूरी है यार, मोटिवेशन के बिना कुछ नहीं है, समझ गए। लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। मेरा मोटिवेशन क्या है कि जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना कि मैम हम आपके भरोसे हैं, ये सब, मतलब मैडम आप बहुत अच्छा करवा रहे हो, इतने तो ये पेड कोर्सेज वाले हैं वो भी नहीं करवा रहे हैं, तो यार ऐसे लगता है कि यार भाई अगर बच्चे इतना ज्यादा ऐसे कर रहे हैं ना तो क्या ही बुराई है, मतलब क्यों नहीं, एक अगर थोड़ा बहुत तुम करवा दोगे तो क्या ही चला जाएगा। तो ये चीजें फिर अंदर से आती है कि यार जब ये इतना कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो कमेंट देख के ही मोटिवेशन आता है। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ये हो गया। उसके बाद में देखिए कि हम चलते हैं कि जो हमारी लीडरशिप, नेतृत्व के जो है हमारे बहुत सारे क्या है सिद्धांत है, ठीक है। तो उन सिद्धांतों की हम बात करेंगे। जैसे पहली क्या है, ट्रेट थ्योरी है या फिर गुणमूलक सिद्धांत है, ठीक है। तो पहली क्या है हमारी, ट्रेट थ्योरी या फिर गुणमूलक सिद्धांत है, इसकी हम बात करते हैं। तो ट्रेट थ्योरी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। सर आप आधे घंटे में आ जाना, आधे घंटे में आ जाना, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है कि क्या है ना, ये जब वीडियो ऐसे चल रही होती है ना, तो जब टॉपिक पूरा हो जाता है तो उसके बाद में उसको इमिजिएटली बंद करना होता है, और मुझे ये सब सिस्टम पता नहीं है। तो जनरली इधर या तो कोई ना कोई मतलब जो है मैडम बैठते हैं, या फिर आज वो छुट्टी पर है तो कोई ना कोई इधर रहते हैं जो इसको पूरा ध्यान रखते हैं कि वॉइस वगैरह सही है क्या। एक बार तो ऐसे हुआ था कि मैंने पूरी 1 घंटे की क्लास ले ली थी और उसके बाद में वहां पर कोई बैठा नहीं था उस दिन, और फिर मुझे पता चला कि वॉइस तो आ ही नहीं रही, और फिर वो इतना दिमाग खराब हुआ, क्योंकि एक घंटा लगातार बोलना बहुत मुश्किल होता है जब आप पूरी अटेंशन से बोलते हो। तो गुणमूलक जो है ना, हाँ हिंदी मीडियम वालों, गुण मूलक, मेरे को बताओ मेरी राइटिंग में सुधार आया है क्या, धीरे धीरे आ सकता है क्या। सिद्धांत, गुण मूलक सिद्धांत, ठीक है। तो या फिर ट्रेड थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है हम देखते हैं। देखो ये क्या बोलते हैं ना कि ये तो पहली चीज तो ये कि हमारा सबसे पुराना सिद्धांत है। तो हमारी पहली चीज क्या हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो है ना, पहली चीज क्या है कि ये क्या आ रहा है बार बार, समझ नहीं आ रहा मुझे।
ये क्या है हमारा सबसे पुराना सिद्धांत है। ठीक है, पहली चीज क्या होगी कि ये हमारा सबसे पुराना सिद्धांत है, ये आप पॉइंट के अंदर लिख लो। फिर दूसरी चीज क्या है कि देखिए यार, दूसरी चीज इसमें क्या है कि कोई भी गुणमूलक सिद्धांत है कि अगर कोई व्यक्ति लीडर बनता है ना तो उसमें कुछ गुण अवश्य होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उसके अंदर हम देखते हैं कि शारीरिक रूप से कौन से गुण होने चाहिए। जब शारीरिक रूप से अगर हम गुण की बात करें ना कि वो नेता कैसा होना चाहिए, तो वो भाई देखो शारीरिक रूप से जब हम बात करें तो वो शक्तिवान होना चाहिए, शक्तिवान होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि वो लीडर कैसा होना चाहिए, सुगठित होना चाहिए, सुगठित। तीसरी चीज क्या है कि वो लीडर कैसा होना चाहिए भाई, चतुर होना चाहिए। अरे यार क्या हो रहा है ये, तीसरी चीज क्या है कि वो चतुर होना चाहिए, चतुर। चौथी चीज क्या है कि वो जो है ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार। ठीक है, पांचवी चीज क्या होती है, पांचवी चीज ये है कि वो मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, मानसिक रूप से सही होना चाहिए। पता नहीं क्या गड़बड़ आ रही है। देखिए सबसे पहली कौन सी थ्योरी थी, ट्रेड थ्योरी थी। ठीक है, सबसे पहली ट्रेड थ्योरी थी। ट्रेड थ्योरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणमूलक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ट्रेड थ्योरी को हम क्या कहते हैं, गुणमूलक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और गुणमूलक सिद्धांत है, इसके अंदर क्या बताया गया कि कोई भी लीडर है उसमें कुछ गुण होने चाहिए। ये जो थ्योरी है वो सबसे पुरानी है, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा उसके अंदर गुण जो है वो कौन से होने चाहिए, ये क्यों आ रहा है बार बार। तो वो लीडर जो है वो क्या होना चाहिए, वो शक्तिशाली होना चाहिए, वो शारीरिक रूप से देखा जाए तो सुगठित होना चाहिए। ये क्यों आ रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, वो लीडर जो है वो सुगठित होना चाहिए। तीसरा पता नहीं क्या है ये, ऐसे तो कर करके सारा ही कट जाएगा, वो चले और गए। तो ये क्या है कि चलो इसको इरेज ही कर लेते हैं, पता नहीं क्यों आ रहा है ये सर्च टॉप, इसको हटा ही देते हैं, मेरे को लग रहा है प्लस। अब ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, ट्रेड थ्योरी देख रहे थे, TRAID ट्रेड थ्योरी देख रहे हैं भाई हम। ठीक है, हम देख रहे हैं क्या, ट्रेड थ्योरी देख रहे हैं। ट्रेड थ्योरी को हम क्या कहते हैं, गुणमूलक सिद्धांत कहते हैं, आप ये लिख लो। उसमें बोलते हैं कि लीडर के पास कुछ गुण होने चाहिए, ये सबसे पुराना सिद्धांत है। वो गुण कैसे होने चाहिए, वो लीडर शक्तिशाली होना चाहिए, सुगठित होना चाहिए, मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। ठीक है, और ईमानदार होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। अब ये है कि उसके अंदर ये शारीरिक रूप से हमने देख लिया, लेकिन और उसके अंदर जो है वो गुण है वो कौन से होने चाहिए, उसके अंदर और गुण है वो कौन से होने चाहिए। तो वो कौन से है कि वो पहल क्षमता होनी चाहिए, कि इनिशिएटिव जो है वो उसको लेना आना चाहिए। तो हम पहला क्या देख सकते हैं कि पहल क्षमता होनी चाहिए, पहल क्षमता होनी चाहिए। माइक बार बार चेक करना पड़ता है क्योंकि माइक की वजह से बहुत इश्यूज हो जाते हैं। अगर बैटरी एकदम से माइक की चली जाए ना तो फिर वो पूरी मेहनत जो है वो चली जाती है, मतलब पूरा फिर दोबारा रिकॉर्ड करो सारा का सारा, और फिर इतनी फ्री भी नहीं होती है, क्लासेस भी, स्टूडियो भी फ्री नहीं होता है। तो पहल क्षमता हो गया। दूसरा क्या है, आत्मविश्वास हो गया। ठीक है, पहल क्षमता हो गया कि वो इनिशिएटिव ले कोई भी नया। आत्मविश्वास, खुद पे भरोसा होना चाहिए। यार आज मेरे को खुद पे भरोसा नहीं है तो मैं आप लोगों को क्या ही भरोसा दिलवा दूंगी। कॉन्फिडेंस भर भर के होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। भाई मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को क्या निर्णय करना है। ठीक है, निर्णय लेने की जो है योग्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं खुद ही डर रही हूँ कि यार मेरे को कोई क्या बोल देगा, किसी ने कुछ कमेंट में लिख दिया तो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे लिख देते हैं कि मैडम क्या फालतू में ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हो। तो क्या फर्क पड़ता है जब मुझे पता है ना कि एक मेजोरिटी है वो क्या चाहती है। वो एक आधे मेरे को लगता है कोई इधर उधर से कोई पड़ोसी रिश्तेदार होंगे, उनको लग रहा होगा कि यार और तो अब खुद की आईडी से करेंगे तो इसको पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, इधर से कोई आईडी मांग तांग के किसी और की, और फिर उससे जो है थोड़ा कमेंट कर देते हैं कि क्या ही पढ़ा रहे हो आप, ताकि अगर ऐसे करें तो ये पढ़ाना छोड़ दे। बट जब मुझे पता है कि मेरा क्या, मुझे कितना स्टूडेंट से प्यार मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं तो फिर उस चीज को ध्यान में रखूंगी ना। समझ गए आप, मैं क्यों नेगेटिव कमेंट को ध्यान में रखूंगी, मैं तो पॉजिटिव चीजों को ध्यान में रखूंगी। मुझे तो पता है आप लोग कितना अच्छा लिखते हो, मैं तो उस चीज को ध्यान में रखती हूँ।
नेगेटिव कमेंट्स को तो इग्नोर करना है अपने को, आपको भी अपने लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको इग्नोर करना है। चलो उसके बाद में क्या करना है कि चूंकि सभी व्यक्तियों के अंदर ये गुण नहीं होते हैं, इसलिए सिर्फ उसे ही शक्तिशाली नेता माना जाएगा जिसके अंदर ये सब जो है गुण होते हैं। चलो अब इसके बाद में ना इसकी कमियां देखते हैं, लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे किसकी, नेतृत्व के सिद्धांत की। पहला जो हमारा नेतृत्व का सिद्धांत कौन सा, गुणमूलक सिद्धांत है, इसकी कमियां देखते हैं। तो इसमें क्या है कि देखो ये जो है ना एक मान्य सिद्धांत नहीं है, एक मान्य सिद्धांत नहीं है, मतलब सारे लोग जो है ना वो इसको नहीं मानते हैं, ये एक मान्य सिद्धांत नहीं है। ये क्या है, एक मान्य सिद्धांत नहीं है। ये कमियों में आप लिखो कि इस सिद्धांत की कमियां क्या है, ये एक मान्य सिद्धांत नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं, जो गुणमूलक सिद्धांत है या ट्रेड थ्योरी है, उसमें लीडर कैसा होना चाहिए, शारीरिक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए, सुगठित होना चाहिए, मानसिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पहल शक्ति उसमें होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग वो ले सके, सृजनशीलता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, ये सब उसमें होना चाहिए। जब सबसे ज्यादा ये जो गुण जिस लीडर में होते हैं वो उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। पर इसकी कुछ कमियां हैं कि ये जो है एक मान्य सिद्धांत नहीं है। इसका मतलब क्या कि इसको सारे लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि मान्य सिद्धांत नहीं है, और कितने जो गुण जो है वो कौन कौन से हो, क्या उसकी एक लिस्ट है कि फलानी ढिमकानी पीडीएफ जो है वो हम डाउनलोड करेंगे और उसमें भी ये जो लीडर है इनके गुण बता रखे हैं, भाई वो गुण भी नहीं बता रखे हैं। तो एक जो है सर्वमान्य सूची गुणों की उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है, गुणों की सर्वमान्य सूची गुणों की, ठीक है, सर्वमान्य गुणों की सर्वमान्य सूची उपलब्ध नहीं है। गुणों की सर्वमान्य सूची का उपलब्ध ना होना, लिख लो लिख लो, गुणों की सर्वमान्य सूची का उपलब्ध ना होना क्या है, एक और कमी है। दूसरी चीज इसके अंदर एक और क्या है कि गुण हम कैसे अंकें कि भाई फलाने में इतने गुण हैं, फलाने में इतने गुण हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा काफी मुश्किल रहता है कि उसको अंका कैसा जाए। तो एक ये पॉइंट हो गया। चलो उसके बाद में देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे सिद्धांत की, ठीक है। तो भाई दूसरा सिद्धांत है वो क्या है, बिहेवियरल थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी है। बिहेवियरल थ्योरी है, ठीक है, ओके। तो बिहेवियरल थ्योरी है, या फिर हिंदी में अगर मैं लिखूं तो क्या है, व्यवहारात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत है, ठीक है। तो ये जो है हमें इसमें क्या देखना होता है कि कोई नेता जो है उसका अनुयायियों के लिए व्यवहार कैसा है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यवहारात्मक सिद्धांत की व्यवहार पे फोकस की जाती है। किसके व्यवहार पर फोकस किया जाएगा, जो नेता है ना उसका उसके अनुयायियों के साथ में व्यवहार कैसा है, वो जो थ्योरी ये सब समझाती है उसको हम कहते हैं व्यवहारात्मक सिद्धांत, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो नेतृत्व है उसका वर्णन उनके कार्यों के माध्यम से होना चाहिए, ना कि गुणों के माध्यम से। पहले वाले में तो हम गुण देख रहे थे, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कार्य। तो आप क्या बोलो कि जो नेतृत्व है ना, कि लीडरशिप कैसी हो, उसका वर्णन कैसे हो, कि कार्यों के माध्यम से हो, ठीक है। तो व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंदर क्या होता है, कोई लीडर है या फिर लीडरशिप है, उसमें जो है उसके कार्य के आधार पर किया जाता है, कार्य के आधार पर किया जाता है, ठीक है, कार्य के आधार पर किया जाता है, समझ गए, कार्य के आधार पर किया जाएगा। ओके, ऑल राइट, रिलैक्स, वी विल डू गुड, इवन वी विल डू ग्रेट, भाई अच्छा करेंगे अपने, डोंट वरी। व्यवहारात्मक सिद्धांत है या फिर बिहेवियरल थ्योरी है, इसके अंदर क्या है कि किसी नेता का, उसके कोई नेता है, ठीक है, उसका उसके अनुयायी जो है, अनुयायी के साथ में उनका संबंध कैसा है, इसका इसके साथ में संबंध कैसा है और इसका इसके साथ में संबंध कैसा है, वो जो सिद्धांत व्याख्या करता है, ठीक है, उसको कहते हैं व्यवहारात्मक सिद्धांत। ये जो है कार्यों के आधार पर नेतृत्व का वर्णन कैसे करता है, कार्यों के आधार पर करता है, ना कि गुणों के आधार पर करता है, समझ गए।
इसके अंदर जो है ना, आप एक चीज ध्यान रखिए कि अमेरिका के मिशिगन राज्य के अंदर जो है ना एक अध्ययन किया गया, तो उसके अंदर क्या है कि जो नेता अपने अधीनस्थों के साथ में एक उचित, जैसे मानव के साथ में एक उचित व्यवहार किया जाता है वैसे व्यवहार करते हैं, जो उनके कल्याण के लिए ध्यान रखते हैं, उनके लक्ष्य निर्धारण के अंदर उन्हें सम्मिलित करते हैं। जैसे मैं कोई डिसीजन मेकिंग कर रही हूँ तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि यार कैसे करें, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम इन लोगों से मत पूछा करो, पर भाई क्योंकि आप लोग शामिल हो मेरी टीम के अंदर, तो आपकी राय जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को लक्ष्य निर्धारण में जो है सम्मिलित करती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इसके अंदर देखी जाती है कि एक तरफ तो वो लीडर है जो अपने अधीनस्थ के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, मानवोचित व्यवहार करते हैं, ठीक है। वो लक्ष्य निर्धारण जब करते हैं तो अपने जो अधीनस्थ है उनको सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, मतलब ये तो लीडर कौन से होंगे, जो बहुत प्रभावी होंगे, प्रभावशाली होंगे। दूसरी तरफ क्या होता है, मतलब जो लीडर अधीनस्थ को ध्यान में रख के सब चीजें करता है वो कर्मचारी केंद्रित होते हैं। दूसरी ओर क्या होता है, वो नेता होते हैं जो उत्पादन पे केंद्रित करते होते हैं। इन्होंने क्या किया, जो अमेरिका के मिशिगन राज्य के अंदर एक स्टडी की गई, अमेरिका है, अमेरिका में मिशिगन राज्य है, उसमें एक स्टडी की गई, ठीक है। उस स्टडी के अंदर ये, इसी के अंदर आप वर्णन करो कि एक नेता तो इधर आप मान के चलो, ठीक है, और दूसरी तरफ नेता 1 और दूसरी तरफ नेता 2, ठीक है। ये नेता 1 है और ये नेता 2 है। भाई ये बार बार क्यों आ जाता है, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। तो ये नेता 1 है, वो नेता 1 कैसा है भाई, पता नहीं क्या आ रहा है। हाँ, नेता 1 है, तो नेता 1 क्या बोलता है भाई, नेता 1 तो है वो अधीनस्थ पे ध्यान रखता है पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा क्या करेगा, सबऑर्डिनेट पे फोकस करेगा, सबऑर्डिनेट पे, सब सबऑर्डिनेट, वो तो सबऑर्डिनेट पे पूरा का पूरा क्या करेगा, फोकस करेगा, अधीनस्थ के ऊपर जो है ध्यान देगा पूरा का पूरा, अधीनस्थों की मांगों को ध्यान में रखेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, उनको लक्ष्य निर्धारण के अंदर भी सम्मिलित करेगा, लक्ष्य निर्धारण में शामिल करता है अधीनस्थों को, लक्ष्य निर्धारण में शामिल करता है, निर्धारण में शामिल करता है। दूसरी तरफ ये लीडर है, ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उत्पादन पे फोकस करता है। ये तो लीडर है ना इधर वाला, ये तो क्या करता है कि कर्मचारी केंद्रित होता है, कर्मचारी पर केंद्रित होता है ये, ठीक है, केंद्रित होता है। और ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उत्पादन पे फोकस करता है, बाकी ये किसी चीज को ध्यान में नहीं रखता है। ये क्या करते हैं कि ये जो है ना खाली निष्पादन पे फोकस करते हैं, ये खाली निष्पादन पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं, आरएएस में 10 नंबर का पता नहीं 5 नंबर में आया था, तो आपके भी आ सकता है, मतलब एक आधा क्वेश्चन तो बन सकता है। और ये जो है ना, ये जो अपने अधीनस्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, उत्पादन का औजार मानते हैं कि खाली वो काम करने के लिए ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मनोबल ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ पर क्या होता है कि मनोबल जो है ना वो काम करने का, आपको कोई औजार की तरह अगर काम ऐसे करवाएगा तो मनोबल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो ये कहाँ पर समझा रखी है हमें, व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंदर ये है हमें समझा रखी है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, रुकिए 1 मिनट, आपको मैंने 2 जो है वो बता दिए हैं, और बाकी भी हम जो है करेंगे भाई। हमने कौन से 2 सिद्धांत देखे हैं, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है, आप वहां से नोट कर लेना। गुणमूलक सिद्धांत हो गया, व्यवहारात्मक सिद्धांत हो गया। अब बाकी आगे जो कराऊंगी उसकी पीडीएफ मेरे पास में अवेलेबल नहीं है एक्चुअली, ये मैं आपको इधर उधर से जोड़ तोड़ के करवा रही हूँ जहां से मुझे अच्छा लगा। और कैसे हैं सब, मस्त, खैरियत, सब अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है तो भी चलने लग जाएगा, कुछ नहीं होता। और विश्वास बनाए रखो, खुद पे भरोसा रखो, बस दिन रात मेहनत करते रहो, रजाई में बैठ के पढ़ते रहो, कैसे भी करके, लाइब्रेरी में अच्छा लगता है तो वहां पर पढ़ो, बस पढ़ो, हर हाल में पढ़ो, उठते जागते सोते बैठते पढ़ो 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 पढ़ो, वही है लाइफ में जो काम आएगा। एक जो भी होती है जो 60 साल तक हमारे साथ टिकेगी, और उससे मिलने वाली पेंशन हमारी आखिरी सांस तक टिकती है, वरना तो किसी का कोई भरोसा नहीं है दुनिया में, कौन कब चला जाए, है ना। हमारा खुद का ही भरोसा नहीं है, हम आज हैं कल रहे या ना रहे, पर जब तक है एटलीस्ट तब तक एक सिक्योरिटी तो रहे, है ना। एक टाइम के बाद में माँ बाप से भी आपको दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो लड़कियां हो, ससुराल जाना पड़ेगा, ठीक है। एक टाइम के बाद में रिश्तों की भी परिभाषाएं बदल जाती है,
कहते हैं ना, वो एक गाना है ना, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, पता नहीं क्या बदलते हैं, तो चीजें बदलती रहती है। आखिर में हमारे पास में जो है एक बचता है, तो वो हमारा इनकम का सोर्स, जिसके हिसाब से हमें इस सोसाइटी के अंदर आंका जाता है। तो ठीक है, जब समाज सरकारी नौकरी को प्रेफरेंस दे रहा है, जब कीमत ही है वो रुपए की है, तो उधर की तरफ फोकस किया जाए। टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। थोड़ा ज्ञान हो गया, अभी चलो पढ़ते हैं। तो देखिए, गुणमूलक सिद्धांत हो गया, ट्रेड थ्योरी हो गया हमारा, ठीक है, व्यवहारात्मक सिद्धांत हो गया, ठीक है। उसके बाद में ना एक ग्रेट मैन थ्योरी होती है, वो आप देखो, ठीक है, क्या होती है, ग्रेट मैन थ्योरी होती है। ये इतना बड़ा जी, ग्रेट मैन थ्योरी, ठीक है, ग्रेट मैन थ्योरी है। ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर क्या होता है भाई, ये क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलूं तो महान व्यक्ति सिद्धांत, लिख लो इसको। ये भाई इसकी मेरे पास पीडीएफ नहीं है, आप इसी को नोट कर लेना, ठीक है, महान व्यक्ति सिद्धांत नोट कर लेना। और भाई मेरी वो उसमें गलतियां होती रहती है हिंदी इंग्लिश में, वो इग्नोर कर देना। ग्रेट मैन थ्योरी या फिर महान व्यक्ति सिद्धांत है। ये क्या बोलते हैं कि महान व्यक्ति सिद्धांत ये मानता है कि जो नेतृत्व की क्षमता है ना, वो अंतर्निहित होती है, या फिर अगर इंग्लिश में कहूँ तो वो इनहेरेंट होती है। वो क्या होती है, अंतर्निहित होती है। वो क्या होती है, ये ना मैंने अलग अलग जगह से लिया है एक्चुअली, तो करके ना फिर अब पीडीएफ मेरे पास है नहीं इसकी, अंतर्निहित। वो ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर क्या होता है, ये क्या मानते हैं कि नेतृत्व की क्षमता जो होती है ना, वो अंतर्निहित होती है, या फिर इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इनहेरेंट होती है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ग्रेट मैन थ्योरी में क्या बोलते हैं कि नेतृत्व की क्षमता जो है वो अंतर्निहित होती है, या फिर जो है इनहेरेंट होती है। ये बोलते हैं कि जो महान नेता होते हैं ना, वो पैदा होते हैं, कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में पता चल जाते हैं, है ना। तो ये क्या कहते हैं कि जो महान नेता होते हैं ना, वो पैदा होते हैं, कभी बनते नहीं है। वो पैदाइशी लीडर ही पैदा होते हैं, वो कभी बनते नहीं है। ये क्या कहता है, ये महान व्यक्ति सिद्धांत कहता है, या फिर ग्रेट मैन थ्योरी है वो कहती है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये सिद्धांत अक्सर महान नेताओं को क्या कहते हैं, वीर पौराणिक और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व के लिए उठने को तैयार कहते हैं, कि भाई तुम हो वो लीडर, तुम लीडर बने नहीं हो, तुम लीडर पैदा हुए हो, इसलिए कोई भी युद्ध आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम इसके अंदर नेतृत्व करने के लिए आ जाओ, समझ गए। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि वो सब तो ठीक है, बट यार इसको महान व्यक्ति क्यों बोला, ग्रेट मैन क्यों बोला, वुमेन क्यों नहीं बोला। ग्रेट मैन इसलिए बोला क्योंकि उस समय पे नेतृत्व को मुख्य रूप से पुरुष के गुण के रूप में माना जाता था। आदमी का ये गुण है लीडरशिप, ऐसा माना जाता था, इसलिए जो है ग्रेट मैन थ्योरी दी गई, समझ गए, ठीक है। तो ये क्या है, एक पुरुष का गुण माना गया, ये जो है क्या किया गया, एक पुरुष का गुण माना गया, ठीक है। ये क्या किया गया, लीडरशिप जो है, नेतृत्व है, ये एक पुरुष का गुण माना गया, ठीक है। लीडरशिप को किसका गुण माना गया, एक पुरुष का गुण माना गया, और विशेष रूप से ये सैन्य नेतृत्व के संबंध में प्रयोग हुआ था, समझ के। ग्रेट मैन थ्योरी है, ये क्या करती है कि जो लीडर नेता होते हैं वो क्या होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। वो कभी भी बनते नहीं है, वो पैदा होते हैं, कभी बनते नहीं है। ग्रेट लीडर है वो पैदा होते हैं, कभी भी बनते नहीं हैं। ये ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर बोला गया है। आप समझ सकते हैं कि जो ग्रेट लीडर होता है वो हमेशा पैदा होता है, वो कभी बनाया नहीं जाता है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, ट्रेड थ्योरी जो है वो हमने पढ़ ली है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कंटिजेंसी थ्योरी की। कंटिजेंसी थ्योरी की बात करते हैं हम भाई। कंटिजेंसी थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो उसको आकस्मिकता सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी तीसरी कौन सी थ्योरी है, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसको कर लेना, कंटिजेंसी थ्योरी है, कंटिजेंसी थ्योरी है, ठीक है। कंटिजेंसी थ्योरी है भाई, कंटिजेंसी थ्योरी, या फिर इसको मैं क्या कहूँ, आकस्मिकता सिद्धांत, ठीक है। कंटिजेंसी थ्योरी है आकस्मिकता, कंटिजेंसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, आकस्मिकता सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। कंटिजेंसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, आकस्मिकता सिद्धांत बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ना
चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अगर आपको दिख जाए ना, ऐसे पेपर में दे दे कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर चरों की बात की गई है या फिर वेरिएबल की बात की गई है, ठीक है, तो उसका उत्तर सीधा सीधा आपका क्या होगा, जिस सिद्धांत के अंदर चर की बात की गई है या फिर बहुत सारे वेरिएबल की बात की गई है, वो हमारा आकस्मिकता सिद्धांत या फिर कौन सा होगा, कंटिजेंसी थ्योरी के अंदर, ठीक है। वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स ये कहते हैं कि कोई भी एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, और वो वेरिएबल्स क्या करते हैं, किस टाइप का लीडरशिप स्टाइल वहां पर होगा उस चीज को निर्धारित करते हैं। मान लीजिए कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ, ठीक है, अपने इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हो सकता है कि अलग टाइप के लीडरशिप की जरूरत हो, वो किस पे डिपेंड करेगा, बहुत सारे वेरिएबल्स या बहुत सारे चर होते हैं। मान लीजिए चाइना में एक अलग टाइप की लीडरशिप हो, ठीक है, कहीं पे तानाशाही होती है, कहीं पे लोकतंत्र होता है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये बहुत सारे वेरिएबल्स पे या बहुत सारे चरों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, हमेशा उसी पे डिपेंड करता है कि वहां का लीडरशिप स्टाइल है वो कैसा होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से सुनिए, आप समझ जाएंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर जीतेगा वही जो डरेगा नहीं। डर के आगे जीत है, डर है ना, उसके जस्ट आगे वाली साइड ही जीत पड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है, ठीक है। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत। तो देखो भाई, सर्दियों का टाइम है, चाय वाय पीना, अपने यहाँ इधर उधर कुछ ले मत लेना जो उसमें आके, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो ये क्या बोलते हैं कि किसी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि वहाँ किस हिसाब के वेरिएबल्स है, और उन वेरिएबल के हिसाब से पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल जो है वो वहां पर होता है। उसके बाद में क्या है, कहते हैं कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल है ना, वो हर सिचुएशन के लिए बेस्ट नहीं होती है। हो सकता है यहाँ पर जो लीडरशिप स्टाइल है वो यहाँ के लिए बेस्ट हो, बट शायद वो अमेरिका में वर्कआउट ना करे, समझ गए। तो वो अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, इन्होंने यही बात की है कंटिजेंसी थ्योरी के अंदर। फिर उसके बाद में सिचुएशनल थ्योरी की बात करते हैं। कंटिजेंसी थ्योरी के बाद में हम किस चीज की बात करेंगे, सिचुएशनल थ्योरी की। सिचुएशनल थ्योरीज, ठीक है। सिचुएशनल थ्योरी की बात करते हैं हम, परिस्थितिजन्य सिद्धांत की बात करते हैं। कितने घंटे हो गए, घंटे कितने हो गए, 1 घंटा तो नहीं हुआ क्या, ज्यादा हो गया 1 घंटे से? कितने जीबी का हो जाएगा लगभग, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो ही ना कर पाए अपने। चलो मैं 5 मिनट में करती हूँ इसको खत्म अब, ठीक है। सिचुएशनल थ्योरी या फिर जो है परिस्थिति जन्य सिद्धांत की हम बात करते हैं। तो भाई इसके अंदर क्या बोलते हैं, ये एक तो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो सिचुएशन वाला या फिर अगर कहें परिस्थिति जन्य सिद्धांत है, ये दिया किसने, ठीक है। तो ये थिंकर है पॉल हर्सी, ये हर्सी है, इसको देखने हंसने मत लग जाना इसको देख के, ठीक है, पॉल हर्सी। और दूसरा क्या है, कैन ब्लेचर्ड, ये ब्लेचर्ड है, ये ब्लेजर नहीं है, ठीक है, ब्लेचर्ड है। और ये हंसी नहीं है, ये हर्सी है, और ये ब्लेचर्ड है, ब्लेजर नहीं है। बट हमें तो फिर भी ब्लेजर, मैंने पॉडकास्ट में विकास गुप्ता सर वाले में ब्लेजर पहन रखा था ना, और हंसी आ रही थी मुझे, तो ब्लेजर और हंसी ऐसे याद कर लेना। पर ये है नहीं भाई, ये हर्सी है और ये ब्लेचर्ड है, ठीक है। और इन्होंने वो जो पॉडकास्ट में वो जो सिचुएशन थी ना, जो परिस्थिति थी, उसके बारे में सिद्धांत दिया है। ब्लेजर ने हंसते हुए जो पॉडकास्ट में सिचुएशन और परिस्थिति थी वो सिद्धांत दिया है। आपके पेपर में आ सकता है कि ये जो सिचुएशनल थ्योरी है, परिस्थिति जन्य सिद्धांत है, वो किसने दिया है, हर्सी ने दिया है और ब्लेचर्ड ने दिया है। हंसते हुए ब्लेजर ने सिचुएशन या फिर परिस्थिति वाला सिद्धांत दिया है। याद कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से भूल मत जाना, लिख लेना इसको, ओके। इसके अंदर क्या किया ना, इसमें 4 लोगों के बारे में बताया है, M1, M2, M3, M4, ठीक है, ओके। 4 इन्होंने लोगों के बारे में बताया है। तो इसमें पहला कौन सा होता है कि ये क्या करते हैं कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, टीम के सदस्यों के पास आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए ना तो प्रेरणा है और ना ही कौशल है। तो पहला जो मेंबर है, पहले जो टीम मेंबर है, उसके पास में क्या है, ना ही तो इनके पास में प्रेरणा है
ठीक है, और ना ही इनके पास में कौशल है, ना ही तो इनके पास में स्किल है, और ना ही इनके पास में मोटिवेशन है। दूसरे के पास में इन्होंने क्या बताया, आपको पूछ सकते हैं M1, M2, M3, M4 है, ये कौन से सिद्धांत में है, ये सिचुएशन, परिस्थिति, ये हंसते हुए ब्लेजर, ये सब याद रखना। तो M1 हो गया। M2 क्या है भाई, M2 ये है कि कुछ हासिल करने के इच्छुक और महत्वाकांक्षी है उन्हें। M2 है टीम के सदस्य कुछ हासिल करने के इच्छुक और महत्वाकांक्षी है, लेकिन उनमें आवश्यक क्षमता का अभाव है। इनमें क्या है, क्षमता नहीं है भाई, क्षमता का अभाव है। ठीक है, क्षमता इनके पास में नहीं है। दूसरे के पास में क्या नहीं है, क्षमता नहीं है। हालांकि ये कुछ हासिल तो कर सकते हैं, हासिल करने के इच्छुक जरूर है, इच्छा इनकी है कि हम कुछ हासिल कर लें, लेकिन इनके पास में क्षमता नहीं है। M3 के पास में क्या जुगाड़ है भाई, M3 के पास में क्या है कि इनके पास में कौशल है, ठीक है, और इनके पास में क्षमता भी है, इनके पास में कौशल है और इनके पास में क्षमता भी है। तो फिर इनमें है क्या नहीं, ये किसी भी तरह की M3 want to be free from what, from जवाबदेही। 3 को क्या चाहिए कि मुझे जवाबदेही से फ्री रखो। M3 को क्या चाहिए कि मुझे जवाबदेही है, उससे जवाबदेही से क्या करो आप, फ्री रखो। मुझे क्या करो आप, जवाबदेही से फ्री रखो। M3 wants to be free, free from what, from जवाबदेही। M3 want to be free, free from what, जवाबदेही। तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले वाले के पास प्रेरणा नहीं है और कौशल भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, ठीक है, ना ही तो मोटिवेशन है ना ही स्किल है। दूसरे के पास में क्या है, क्षमता तो है, ठीक है, पर हासिल करने की मतलब क्षमता नहीं है। हालांकि वो कुछ पाने का इच्छुक जरूर है कि मुझे कुछ मिल जाए, पर उसमें क्षमता नहीं है। तीसरे के पास में क्या है कि कौशल और क्षमता दोनों की दोनों है, पर फिर भी वो जवाबदेही नहीं चाहता भाई, उसको जवाबदेही नहीं चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए। चौथे के पास में क्या है, इसके पास में 4 के पास में सब कुछ है, 4 के पास में क्या है, सब कुछ है। तो ये सिचुएशनल थ्योरी या परिस्थिति जन्य सिद्धांत हो गया, जो कि अमेरिकी प्रोफेसर हर्सी और कैन ब्लेचर्ड ने दिया था, ठीक है, हंसते हुए कान पकड़ के ब्लेजर ने दिया था, ऐसे मान के चलो जो भी है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सिचुएशनल थ्योरी या फिर परिस्थिति जन्य सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया भाई, समझ के। तो इसमें M1, M2, M3, M4 के बारे में बताया है। पीडीएफ आप मेरे से मत मांगना, क्योंकि ये पीडीएफ का मैंने इधर उधर से अलग अलग जगह से जुगाड़ किया है, मेरे पास में है ही नहीं। बिहेवियरल थ्योरी जो है वो हमने देख लिया था कि वो गुणों पे फोकस ना करते हुए काम पे फोकस करता है। उसके बाद में आता है पार्टिसिपेटिव थ्योरी या प्रबंधन सिद्धांत। कौन सी है भाई, प्रबंधन सिद्धांत, ठीक है, प्रबंधन सिद्धांत या फिर कहें कि अच्छा प्रबंधन सिद्धांत है ना, प्रबंधन सिद्धांत को तो कहते हैं मैनेजमेंट थ्योरी, सॉरी, प्रबंधन सिद्धांत है, इसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट थ्योरी। मैनेजमेंट थ्योरीज, प्रबंधन सिद्धांत को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट थ्योरी। इसका एक और नाम और भी है, ये नाम पूछ सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट थ्योरी या प्रबंधन सिद्धांत का दूसरा एक और नाम क्या है, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल थ्योरी, ठीक है, या फिर लेन देन संबंधी सिद्धांत। ट्रांजैक्शनल ट्रांसैक्शनल सिद्धांत, ट्रांसैक्शनल थ्योरी, ट्रांसैक्शनल थ्योरी, ठीक है। तो इसमें इसको या फिर हम क्या नाम है इसका, लेन देन सिद्धांत। तो भाई मैनेजमेंट थ्योरी या प्रबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है कि लेन देन सिद्धांत, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि प्रबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, ट्रांजैक्शनल सिद्धांत या फिर लेन देन सिद्धांत है। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया है कि भाई इसमें क्या होता है ना कि लेन देन होगा। भाई किस चीज का लेन देन, आप मान के चलो कि इसके अंदर एक तरफ तो मिलता है आपको रिवार्ड, रिवार्ड मतलब क्या कि आपको मिलता है इनाम, ठीक है, ठीक है, या तो आपको मिलेगा, लेन देन किस चीज का होगा, या तो इनाम का होगा या फिर क्या होगा, दंड का होगा, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं तो पनिशमेंट, ठीक है।
पनिशमेंट। तो या तो आपको मिलेगा रिवॉर्ड और या फिर आपको मिलेगी पनिशमेंट। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपने बुरा काम किया है तो आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ये क्या कहती है हमारी मैनेजमेंट थ्योरी कहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं पार्टिसिपेटिव सिद्धांत, ये दूसरा आ गया भाई, पार्टिसिपेटिव सिद्धांत, ठीक है, पार्टिसिपेटिव या फिर इसका दूसरा नाम क्या है कि सहभागी सिद्धांत, ठीक है, सहभागी सिद्धांत, ओके, सहभागी सिद्धांत। भाई मैंने बहुत मेहनत की है आज वाली के लिए, मेरे गले में सच में दर्द हो गया, मुझे भयंकर चाय की जरूरत है, फिर भी मैं लगी हुई हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू कमेंट, ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो। अगर आपको बुरा लगा है ना तो प्लीज डू कमेंट, ताकि मैं आगे वाले वीडियो में सुधार तो करूँ कम से कम आपकी कमेंट को ध्यान में रख के। तो प्लीज एक कमेंट तो बनता है भाई, ठीक है। उसके बाद में डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। उसके बाद में सुनो कि पार्टिसिपेटिव या सहभागी सिद्धांत क्या कहता है, ये क्या करता है ना कि दूसरों के इनपुट को ध्यान में रखता है। मतलब क्या, मान लीजिए मैं लीडर हूँ, ठीक है, आप मेरे को जो इनपुट दे रहे हो ना, आप जैसे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि मैडम ये कमी है, उस चीज को मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में ध्यान रखूंगी। यही ये सिद्धांत कहता है। ये क्या कहता है कि एक आइडियल लीडरशिप स्टाइल वही है जो क्या करता है, दूसरों के जो इनपुट है ना उनको ध्यान में रखता है। मतलब वो इनपुट्स को ना हमेशा कभी भी इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। तो आदर्श नेतृत्व शैली वो है जो दूसरों के इनपुट को ध्यान में रखती है, समझ गए। तो ये नेता क्या करते हैं, समूह के सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहन देते हैं। जैसे आपकी भी भागीदारी हो कमेंट सेक्शन में, आप मेरे को बताओ कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, ताकि मैं ध्यान रखूं। आपको कौन सा टॉपिक टफ लगता है, आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हो वो बताओ। आपको अब तक की वीडियोस कैसी लगी वो बताओ, क्या आपने सारी वीडियोस देख ली मुझे ये बताओ। आपको कौन कौन से कोर्स है जो आपने परचेज कर रखे हैं बट उनसे आपको मेरा पढ़ाया वो अच्छा लगता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तभी तो मैं मोटिवेट होंगी ना। ऐसे थोड़ी आप सीधा बोलते हो कि वीडियो आई नहीं, सीधा टेलीग्राम पे मैसेज करके ऐसे डायलॉग मारते हो, ऐसे फिर मन नहीं करता ना, थोड़ा मुझे भी चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन। उसके बाद में क्या है कि ये लोग क्या करते हैं कि समूह के सदस्यों को भागीदारी लेने में प्रोत्साहित करते हैं और निर्णय लेने के अंदर जो है उनको इंक्लूड करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, कोई भी इंसान है वो अच्छा फील करता है और वो काम सही से करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि ये पार्टिसिपेटिव थ्योरी है, इसको तो हम क्या कहते हैं, सहभागी सिद्धांत। अब कौन सा आएगा, संबंध वाला सिद्धांत आएगा, या फिर अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप थ्योरी, या फिर जो है संबंध की बात करती हूँ, ठीक है, संबंध सिद्धांत, ठीक है, रिलेशनशिप थ्योरी या फिर संबंध के सिद्धांत, ठीक है, रिलेशनशिप थ्योरी या फिर संबंध सिद्धांत, ठीक है। इसका हम दूसरा नाम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल सिद्धांत भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशनल सिद्धांत भी कहते हैं। भाई ये नाम आप ध्यान रखना कि किसका कौन सा दूसरा नाम है। 20 नंबर के अंदर आपको 5-6 पेज पढ़ने के 20 नंबर कोई नहीं देगा, ये चीज ध्यान रख लेना। इसको लाइटली हल्के में बिल्कुल मत लेना, वरना आपको हल्के में ले लेगी, अधीनस्थ बोर्ड है वो, इसको हल्के में नहीं लेना, समझ गए। तो रिलेशनशिप संबंध या फिर रिलेशनशिप थ्योरी या फिर संबंध सिद्धांत है, इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी कहते हैं हम इसको। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं, परिवर्तनकारी सिद्धांत। ये लिखते जाओ भाई, परिवर्तनकारी सिद्धांत, ठीक है, पीडीएफ अलग से कोई नहीं मिलेगी। परिवर्तनकारी सिद्धांत, परिवर्तनकारी सिद्धांत कहते हैं, समझ के आप, परिवर्तनकारी सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो है अनुयायी और लीडर के बीच में संबंध कैसे हैं उस चीज पे फोकस किया जाता है। और जब आप संबंधों पे फोकस करेंगे ना तो चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। ये जो है ऐसे नेता जो है ना अक्सर क्या होते हैं, Those leaders often have high ethical and moral standard। इन नेताओं में अक्सर उच्च नैतिक और क्या होते हैं, नैतिक मानक होते हैं। तो भाई ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, ये चीज है। तो ये हमारा लीडरशिप थ्योरी हो गया। उसके बाद में दोस्तों जो क्या है हमारे कुछ नेतृत्व की शैलियां हैं, वो मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा, इतना कुछ खास नहीं है, समझ गए। जैसे मैं बता देती हूँ आपको कि निरंकुश या फिर सत्तावादी शैली है, उसकी कुछ कमियां होती है, तो आपको पता ही है जब निरंकुश अगर मान लो कोई शैली होगी तो फिर वो नेता जो है निर्णय जो है हमेशा खुद तक केंद्रित रखेगा कि कैसे निर्णय करना है। तो इससे क्या होगा कि वो कोई अपनत्व की भावना नहीं होती उस कोई भी जो उनका समूह होता है। यार ये जल्दबाजी कर रही हूँ, देखती हूँ, एक काम करो, ये वैसे इजी सा है भाई, तुम खुद ही कर लेना, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। ये थोड़ा सा जो बचा हुआ है ना वो आप लोग खुद करना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, खुद करना।
जनतांत्रिक शैली है, ठीक है, और अपना स्वतंत्रात्मक शैली है। इसको खुद करना। थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए इतना ही। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या मेरी कमियां थी, कैसे मैं उनको सुधार कर सकती हूँ। प्लीज 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 डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। ऑल द बेस्ट। यू विल डू गुड। बाय।